वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत मित्र एसबी पे। तो हमने अभी लगभग 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और सोशल डेवलपमेंट हमने 3 पार्ट किए थे उसके, और 3 पार्ट में हमने उसको समझ लिया था अच्छे से। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा था बाल केंद्रित शिक्षा का, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम इसको एक पार्ट हम इसका आज करेंगे, एक कल करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में और कल हम पढ़ेंगे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमें बाल केंद्रित शिक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले क्या होता था कि जो एजुकेशन थी वो शिक्षक केंद्रित थी, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, केंद्र बिंदु शिक्षक था। शिक्षक सारी बातें बताता था, बच्चा एक कोरी स्लेट के जैसे उन सारी बातों को ग्रहण करता था। बच्चा एक कोरी स्लेट था। उस समय बच्चे को एक कोरी स्लेट समझा जाता था, एक खाली बर्तन समझा जाता था और खाली बर्तन को भरने का कार्य किसका था? शिक्षक का था। कौन सी मेथड में? शिक्षक केंद्रित एजुकेशन में। शिक्षक केंद्रित एजुकेशन में बालक को कोरी स्लेट माना जाता था और उसको खाली बर्तन भी माना जाता था जिसको भरने का कार्य शिक्षक का था। मैं एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी आपको सुनाता हूँ कि एक टीचर ली क्लास ने राजस्थान के बारे में पढ़ा रहे थे शिक्षक। तो उन्होंने क्लास ली और उन्होंने बच्चों को बताया कि राजस्थान में रेत ही रेत है, राजस्थान में ऊंट देखने को मिलता है, राजस्थान में रेत है और राजस्थान में ज़्यादा बारिश भी नहीं होती, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और बहुत सारी चीज़ें बताई। तो बच्चे ने बताया कि नहीं सर, राजस्थान कोई बच्चा राजस्थान का बैठा था तो उसने बताया कि सर राजस्थान में सिर्फ रेत नहीं है सर, और रेत या मरुस्थल पूरे राजस्थान में नहीं है, सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में है। और उसने ये भी बताया कि सिर्फ सर ये ऊँट नहीं है, वहाँ पे हमें भेड़ बकरी भैंस ये भी देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ शिक्षक जो है वो सब कुछ नहीं जानता, बच्चे भी जानते हैं, बच्चे भी ज्ञान के निर्माता होते हैं, बच्चों में भी जानने की इच्छा होती है, बच्चे भी बहुत कुछ सीखे हुए होते हैं। वो कोरी स्लेट नहीं होते, वो खाली बर्तन नहीं होते, बच्चे एक सक्रिय लर्नर होते हैं, एक एक्टिव लर्नर होते हैं बच्चे। तो फिर उस हिसाब से हमें बाल केंद्रित शिक्षा की ज़रूरत पड़ी कि बच्चे में जिज्ञासा होती है, बच्चा जानना चाहता है, उसको भी पहले से बहुत सारा ज्ञान होता है और उसके माध्यम से हमें उसके ज्ञान को और विस्तार देना है। तो यहाँ से बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा बेसिकली होती क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा जिससे समस्त शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बालक होता है। समस्त शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र कौन होगा? बालक। जो सारी गतिविधियाँ कराई जाएंगी वो बालक के हिसाब से कराई जाएंगी और इसमें शिक्षा बालक के लिए होती है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। इसमें शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो किसके लिए है? बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। शिक्षा इसलिए नहीं बनी कि बालक, मतलब शिक्षा जो है वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि बालक उसको ग्रहण करे। तो बालक के लिए शिक्षा बनाई गई है, ना कि शिक्षा के लिए बालक है। इस बात को आप ध्यान रखें। और जो पाठ्यक्रम है वो बालक की आवश्यकताओं के अनुसार, पाठ्यक्रम को बालक की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया जाएगा। बालक की क्या नीड है, बालक क्या पढ़ना चाहता है, किस प्रकार सीखता है, कैसे सीखता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, जिसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा, बालक की प्रवृत्तियों को, बालक की क्षमता क्या है, कितनी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है बालक की, उसके हिसाब से बालक को पढ़ाया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण, उसका समाज कैसा है, उसका परिवार कैसा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बालक को शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। और इसके बाद बालक का स्वाभाविक रूप से उपयुक्त वातावरण सर्वांगीण विकास होता है। अब जब हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बालक को पढ़ाएंगे कि तुम्हारी सामाजिक स्थिति क्या है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है, तुम किस समाज से आते हो, किस फैमिली से आते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखेंगे और फिर बच्चे को पढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि बालक को हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे और बालक का सर्वांगीण विकास होगा, उसका चारों तरफ से विकास होगा, उसका इसको क्या बोलते हैं, मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा, उसका सभी तरह से विकास होगा यदि हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो। और ये सारी चीज़ें शिक्षक केंद्रित कक्षा में नहीं होती थी, ये सिर्फ बाल केंद्रित कक्षा में संभव हो पाई हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा का बेसिक सा फंडा ये है कि हमें बालक को केंद्र बिंदु मान के, बालक को सक्रिय ज्ञान का निर्माता मानते हुए उसके ज्ञान को विस्तार देना है, उसको पढ़ाना है।
उसको हमें स्वतंत्र रखना है। कोई भी चीज़ यदि उसको सीखना है तो वो स्वतंत्र है सीखने में, हमें सिर्फ उसका निरीक्षण करना है, उसको नियंत्रित करना है और सारी चीज़ें हमें उसके हिसाब से सिखानी है। उसकी किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ को वो सीखना चाहता है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें उसको खुला छोड़ना है पर्यावरण में और वातावरण में। बाल केंद्र शिक्षा के उद्देश्य क्या है, कि क्यों हमने बाल केंद्र शिक्षा को डिज़ाइन किया, क्या उद्देश्य रहे इसके पीछे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसके पीछे सबसे पहला तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें बालक का सर्वांगीण विकास करना है। चहुमुखी विकास मतलब सर्वांगीण विकास। हमें बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, उसका मानसिक विकास भी हो, उसका शारीरिक विकास भी हो, उसका संवेगात्मक विकास भी हो, उसका भावात्मक विकास भी हो। हम चाहते हैं कि बालक का समस्त विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इसलिए हमने बाल केंद्र शिक्षा को अपनाया है। दूसरा, हम चाहते हैं कि बालक खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखे बालक, स्वयं करके सीखे। ये एनसीएफ 2005 ने भी बताया है, एनसीएफ 2005 ने भी बताया है कि बालक स्वयं करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने बालक को विद्यालय में विज्ञान की क्लास में सिखाया कि जैसे किसी को लूज मोशन होते हैं तो उसको ORS का घोल दिया जाता है। यदि ORS घोल आपको घर पे बनाना है तो आप विद्यालय में बच्चों को बताते हैं कि आप एक 200 ml वाटर का गिलास लीजिए जिसमें 200 ml पानी हो, उसमें 1 चम्मच आप शक्कर डालिए, 1 चम्मच आप शक्कर डालिए, 1 चम्मच आप नमक डालिए और इसके बाद उसको अच्छे से सेक कीजिए। उसके बाद जिसको लूज मोशन हो रहा है उसको दीजिए, ये ORS घोल का काम करेगा। तो अब बच्चे, आपने ये सिखाया है, इसको घर पे जाके करेंगे और उस घोल को बनाएंगे, उसको वैसे ही सेक करेंगे जैसे आपने बताया है। तो यही होता है करके सीखना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे स्वयं करके सीखेंगे, यही बाल केंद्र शिक्षा का उद्देश्य भी है कि बच्चे करके सीखें और बालक का सर्वांगीण विकास हो। इसके बाद अगला है आत्मविश्वास जागृत करने की भावना का विकास हो। अब बालक खुद करके सीखेंगे, उस सेक को बना लेंगे, नमक और शक्कर के उस घोल को वो बना लेंगे, तो उससे उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी। इसके बाद चिंतन, मनन, जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का विकास करना। बालक चिंतन करेगा चीज़ों के बारे में, बालक सोचेगा, बालक विचार करेगा कि चीज़ें कैसे संभव होती हैं, और जिज्ञासा, उसमें जानने की इच्छा रहती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उसका विकास होगा, उसकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। कि हम बाल केंद्र शिक्षा में बच्चे की जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा होगी और फिर हम उसको बढ़ाएंगे और उसके ज्ञान को विस्तार देंगे तो वो और आगे पूछेगा चीज़ों को, उसका विकास होगा और उसमें आत्मविश्वास की भावना भी जागृत होगी और उसमें सहयोग की भावना का विकास होगा। सहयोग की भावना का विकास कैसे होगा बाल केंद्र शिक्षा में? बाल केंद्र शिक्षा में हम बच्चों को 10-10 के समूह में बांट देंगे और 2 सवाल हम उनको करवा देंगे। वो कहेंगे कि बाकी आप लोग एक दूसरे की मदद से कीजिए। वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, किसी से कोई सवाल बनेगा, किसी से कोई सवाल बनेगा, वे एक दूसरे को सवाल समझाएंगे और आपस में सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इससे उनमें सहयोग की भावना का भी विकास होगा, उनमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा, चिंतन, मनन और जिज्ञासा जैसी प्रवृत्ति का विकास होगा और उनमें स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होगा। अब टीचर ने उनको 2 सवाल करवा दिए ब्लैक बोर्ड पे और बाकी सवाल उनको खुद करने दे दिए, तो अब उनमें क्या होगा कि स्वतंत्रता की भावना का विकास होगा। मैं इंडिपेंडेंस हूँ सीखने के लिए, मुझे जो सीखना है मैं वो सीख सकता हूँ। शिक्षक ने मुझे 2 सवाल करवा दिए, बाकी मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। तो इससे उनमें स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है कि वो बंधे हुए नहीं है कि शिक्षक ने जितना सिखा दिया उतना ही सीखो। यदि तुम और कठिन सवाल कर सकते हो तो तुम वो भी सीखो। वो स्वतंत्र है हर चीज को सीखने के लिए। अगला है पुनर्बलन। पुनर्बलन के द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। इंग्लिश में कहते हैं रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन में आपको बताता हूं कि नकारात्मक पुनर्बलन क्या है। ठंड के दिन चल रहे हैं, विद्यालय में किसी बच्चे को क्लास में ठंड लग रही है, तो शिक्षक ने क्या किया कि जो खिड़की थी या दरवाजे थे उनमें खिड़कियां दरवाजे ठीक से लगती नहीं थी, तो उनको एक मैकेनिक को बुलाया, इनको सही करवा दिया। अब बाहर की जो हवा है अंदर आ रही थी, बच्चों को ठंड के मौसम में ठंड लग रही थी, तो शिक्षक ने उन दरवाजे को बंद करवा दिया, पूरी व्यवस्था करवा दी, पैकिंग करवा दी। अब बाहर से बिल्कुल भी हवा नहीं आती और बच्चों को ठंड नहीं लगती। तो ये क्या है? ये नकारात्मक पुनर्बलन है कि शिक्षक ने किसी वस्तु को हटा दिया और उससे बच्चों को फायदा हुआ। ये नकारात्मक पुनर्बलन है। तो ये पुनर्बलन भी शिक्षक बच्चों को देता है, जिससे बच्चों को पढ़ने की प्रक्रिया में मजा आता है और वो अच्छे से सीखते हैं। और इसी प्रकार सकारात्मक पुनर्बलन भी होता है कि जैसे बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और शिक्षक उनके लिए कोई पुरस्कार की घोषणा करता है कि यदि तुम ये सारी चीज़ें सीख जाओगे तो तुम्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा।
तो बच्चे फिर उस पुरस्कार के लिए सीखने का प्रयास करते हैं और खूब मेहनत करते हैं। तो ये पुनर्वलन की भूमिका भी होती है बच्चों को सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में। इसके बाद अगला है कि पढ़ने की प्रक्रिया पर जोर न देकर, पढ़ने की प्रक्रिया पर जोर न देकर हमें सीखने की प्रक्रिया पर जोर देना है। पढ़ाने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता था टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में, जब शिक्षक केंद्रित विद्यालय होते थे और टीचर सेंटर्ड शिक्षा होती थी, जब शिक्षक केंद्रित, तो उसमें शिक्षक पढ़ाता जाता था। लेकिन अब हमें क्या करना है, बाल केंद्र शिक्षा में हमें सिखाने पे जोर देना है। हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमें चीज़ें सिखानी है, हमें आसान करनी है, बच्चे खुद सीखें, अपने आप से सीखें। हमें सिर्फ निरीक्षण करना है, हमें सुविधादाता की भूमिका निभानी है, हमें उनका मार्गदर्शन करना है, हमें उनको सुविधा प्रदान करनी है, सुगमकर्ता हमें बनना है। तो हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, हमें बच्चों को सिखाना है बाल केंद्र शिक्षा में। और अगला पॉइंट है कि शारीरिक दंड की प्रक्रिया को बहिष्कृत करना। तो शारीरिक दंड तो हमें देना ही नहीं है। इसके बाद बाल केंद्र शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बाल केंद्र शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि बाल केंद्र शिक्षा की यह भी विशेषता है कि इसमें बालक को उसकी अभिरुचि, उसकी रुचि के अनुसार उसको शिक्षा दी जाएगी। उसकी बुद्धि के अनुसार, उसकी कम बुद्धि है, उसकी ज़्यादा बुद्धि है, उसकी सामान्य बुद्धि है, उसकी बुद्धि के अनुसार उसको शिक्षा दी जाएगी। उसका स्वभाव कैसा है, मंद स्वभाव है, खिन्न स्वभाव है, मृदु स्वभाव है, आक्रामक स्वभाव है, उसके स्वभाव, उसकी रुचि, उसकी अभिवृत्ति, उसकी बुद्धि के अनुसार हमें उसको शिक्षा देनी है बाल केंद्र शिक्षा में। वो स्वतंत्र है शिक्षा लेने के लिए। अगला है बाल केंद्र शिक्षा में हमें कोई विशेष संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं होती। बाल केंद्र शिक्षा हम दे रहे हैं तो हमें ये नहीं करना कि हमें बहुत सारे संसाधन चाहिए है, हमें बहुत अच्छा ब्लैक बोर्ड चाहिए है, हमें डिजिटल क्लासरूम चाहिए है, या हमें बहुत सारी तमाम चीज़ें चाहिए है। हमें कुछ नहीं चाहिए। जो शिक्षक केंद्र कक्षा में था वही हमें बाल केंद्र कक्षा में चाहिए है। सिर्फ हमें यहाँ ये करना है कि हमें बालकों को खुली छूट देना है सीखने के लिए। हमें उनको किसी चीज़ में बांधना नहीं है, चीज़ों में बांधना नहीं है कि आप ये नहीं सीख सकते। हमें उनके हिसाब से, उनकी बुद्धि, उनकी अभिरुचि, उनकी रुचि के हिसाब से हमें उनको सीखने देना है। उनको स्वतंत्रता का माहौल हमें बना के देना है और सिर्फ हमें उनका निरीक्षण करना है। हमें उनका सुविधादाता के रूप में उनकी भूमिका निभानी है और वो अपने आप सीखेंगे, एक दूसरे से सहयोग करना सीखेंगे, समूह में सीखेंगे, अकेले सीखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और इस प्रकार से वो सीखते जाएंगे। तीसरा है बाल केंद्र शिक्षा की यह भी विशेषता है कि इसके अंतर्गत बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और अन्य विकास भी छिपा रहता है। यदि जैसे आपने बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं, माने कि क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, तो क्रिकेट खेलने से क्या होगा कि बच्चों का मानसिक विकास भी होगा। वो निर्धारित करेंगे, धोनी की तरह वो दिमाग लगाएंगे कि किस खिलाड़ी को किस जगह बैटिंग करनी है, किसको किस जगह फील्डिंग करनी है, किसको कैसे कौन सी जगह पे ओवर कराना है। तो इससे उनका मानसिक विकास होगा और दौड़ेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे तो उनका शारीरिक विकास तो होगा ही। तो बाल केंद्र शिक्षा में उनको स्वतंत्रता है खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपनी योग्यताओं के हिसाब से। शिक्षक स्वतंत्र है उन बच्चों को ये सारी चीज़ें करवाने के लिए, उनको बाध्य नहीं करेगा, उनको बल नहीं देगा चीज़ों को करने के लिए। वो स्वतंत्र है कोई भी क्रिया करने के लिए। शिक्षक को बस उनको नियंत्रित करना है, वो किसी गलत दिशा में ना जाए। शिक्षक को बस इतना निर्धारित करना है, उनकी देखरेख करना है। जैसे फ्रोबेल ने बताया है, फ्रोबेल, मारिया मोंटेसरी, रूसो, इन सब ने इसके बारे में बात की है। तो फ्रोबेल ने बताया है कि शिक्षक एक माली है, विद्यालय एक बगीचा है और पुष्प बच्चे हैं। पुष्प की तुलना बच्चे से की गई है, बगीचे की तुलना विद्यालय से की गई है और माली की तुलना शिक्षक से की गई। जिस तरह माली अपने बगीचे में पुष्पों का ध्यान रखता है, पुष्प अपने हिसाब से फलते फूलते हैं, लेकिन माली उनका ध्यान रखता है कब पानी देना है, कब सॉल देना है, कब क्या करना है। तो इसी प्रकार शिक्षक को उन बच्चों का ध्यान रखना है फूलों की तरह बाल केंद्र शिक्षा में। ये किसने कहा? फ्रोबेल ने कहा है। बालकों को दबाव में नहीं रखना। देखो मैं पहले बता चुका हूँ, बालकों को दबाव में बिल्कुल नहीं रखना। बालकों को दबाव नहीं रखना, बालकों को स्वतंत्रता पूर्वक माहौल देना है। बालक स्वतंत्र है सीखने के लिए, अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से। और बालक यदि खेल के माध्यम से सीखना है तो बालक खेल के माध्यम से भी सीखने के लिए स्वतंत्र है। पांचवा है कि बालक सामूहिक परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित, इसमें सामूहिक परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित होती रहती है, जिसमें बालक को परस्पर विभिन्न शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। कोई भी सामूहिक परिचर्चा या चर्चा होती है तो बच्चे उसमें शामिल होते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे का उत्तर देते हैं। उत्तर देने से क्या होता है, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, उनको बोलने का मौका मिलता है। और यदि अच्छा बोलती है तो लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं, इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो वो समूह में सीखेंगे, वो अलग अलग सीखेंगे, वो एक दूसरे से सीखेंगे, इससे उनमें सहयोग की भावना का विकास होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनका।
और शिक्षक एक माली की तरह उनका पालन पोषण करेगा। बाल केंद्र शिक्षा का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, क्यों हम इसको अप्लाई किया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को। इससे फ़ायदा ये है कि बालक प्रधान शिक्षण होता है, शिक्षक प्रधान शिक्षण नहीं होता। सिर्फ शिक्षक, पहले क्या होता था, शिक्षक सिर्फ पढ़ाता जाता था, बच्चे उसको सुनते जाते थे आराम से। इसमें क्या है कि बालक खुद पढ़ेंगे अपने आप से, बालक स्वयं ज्ञान के निर्माता हैं। एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक स्वयं अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बालक स्वयं सीखेंगे, अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे और स्वयं सीखेंगे। दूसरा है सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण। सरल इसलिए हो जाएगा क्योंकि बालक खुद सीख रहे हैं और जो चीज़ बालक से नहीं बन रही है वो शिक्षक से डायरेक्टली पूछ रहे हैं और फिर उसके बाद फिर सीखने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें उनको सरल लगेंगी। और रुचिपूर्ण भी है, रुचिपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपस में बैठ के खेल के माध्यम से सीख रहे हैं, आपसी वार्तालाप, बातचीत, चर्चा, परिचर्चा के माध्यम से सीख रहे हैं, किसी क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लेके सीख रहे हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं। पूरे आपस में गुथे हुए हैं पूरे स्कूल के बच्चे और सीख रहे हैं आपस में, शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन कर रहा है उनका। आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, उनको अपनी अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं। कोई उनसे प्रश्न पूछता है वो उत्तर बताते हैं, बाल सभा होती है तो वो वहाँ पे कोई गीत गाते हैं, कोई कविता गाते हैं, कोई वाक्यांश सुनाते हैं, कोई कविता की 2 लाइनें सुनाते हैं, कोई डांस करके दिखाता है। तो इससे क्या है कि अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, उनको मौका मिलता है। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इनको ट्रेन होने का अवसर मिलता है बाल केंद्र शिक्षा में, क्योंकि बालक दूसरे बच्चों को बोलते हुए सुनेगा तो उसका क्या होगा, उसकी जो उसकी वो कान है, जो उसकी एक ज्ञानेंद्रिय है, इसको भी ट्रेन होने का अवसर मिलेगा। वो बोलेगा तो इसकी जीभ और उसका कान, नाक, ये सारे ट्रेन होंगे। वो बातचीत करेगा, एक दूसरे से घुले मिलेगा, इसलिए सारी चीज़ें उसकी विकसित होंगी, सारी चीज़ें ट्रेंड होंगी उसकी। और अगला है कि व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान। व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान, इससे क्या होगा कि बालक को, जैसे बालक को आपने सिखाया कि 5 और 5 10 होते हैं और 10 में से 5 घटाओ तो 5 वापस आते हैं हमारे पास। तो बालक क्या करेगा कि घर में जाएगा और 10 रुपये घर से लेगा और दुकान पे जाके 5 रुपये की कोई सामान लेगा और फिर 5 रुपये का कोई और सामान लेगा, फिर 5 रुपये का सामान वापस कर देगा, तो उसके पास 5 रुपये फिर बचेंगे। तो इससे क्या होगा कि दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं, व्यवहारिक जीवन की जो समस्याएं हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो भी उसके पास हो जाएगा। और सामाजिक ज्ञान तो उसको हो ही जाएगा जब समाज में रहेगा तो। इसके बाद अगला है क्रियाशीलता पर आधारित शिक्षा। क्रियाशीलता मतलब कोई भी क्रिया करना, एक्टिविटीज़ करना। क्रियाशीलता मतलब एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़, चाहे वो ग्रुप एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो कोई क्विज कंपटीशन हो, चाहे वो कोई खेल हो, किसी भी एक्टिविटीज़ में वो भाग लेगा। चाहे वो डांस की एक्टिविटी हो, चाहे वो सिंगिंग एक्टिविटीज़ हो, तो उन एक्टिविटीज़ में वो भाग लेगा, उसके हिसाब से वो शिक्षा अर्जित करेगा। तो बाल केंद्र शिक्षा में महत्व है कि वो क्रियाशीलता पर आधारित शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्र शिक्षा में स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है बाल केंद्र शिक्षा में। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनाएंगे कि बाल केंद्र शिक्षा में कौन सा महत्व नहीं है, तो ये सारे हैं कि इसमें बालक प्रधान शिक्षण दिया जाता है, शिक्षा सरल और बहुत रुचिपूर्ण होता है, अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है, व्यवहारिक जीवन से संबंधित करके शिक्षा दी जाती है, क्रियाशीलता कोई क्रिया या ग्रुप एक्टिविटीज़ पे आधारित शिक्षा होती है, और लर्निंग बाय डूइंग पे बाल केंद्र शिक्षा आधारित होती है। तो अब लास्ट है हमारा, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाल केंद्र शिक्षा से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से मिल जाएगा। और अगला है कि शिक्षा को बाल केंद्र शिक्षा माना जाता है जब ये तो ऑब्जेक्टिव थे। हाँ, बाल केंद्र शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है, अब हमें ये पढ़ना है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो शिक्षक की जो भूमिका, द रोल ऑफ टीचर इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। तो बाल केंद्र शिक्षण में शिक्षक सिर्फ क्या है, आप एक बार इसको समझ लीजिए कि बाल केंद्र शिक्षा यहाँ बालकों को स्वतंत्रता दी जा रही है सीखने की, बालक की बुद्धि, बालक की रुचि के हिसाब से उनको पढ़ाया जा रहा है, बालक को खुद करके सीखने के अवसर दिए जा रहे हैं, बालक का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, बालक की ज्ञानेंद्रियाँ प्रशिक्षित हो रही हैं। टोटल यहाँ पे बालक की प्रधानता है और उसके हिसाब से उसको शिक्षा दी जा रही है। तो फिर शिक्षक की क्या रोल है यहाँ पे, शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक को क्यों भर्ती किया गया है फिर?
तो यह देख लीजिए आपकी शिक्षक का क्या रोल है। शिक्षक बालकों का सहयोगी है। यहाँ पे शिक्षक बालकों को सहयोगी की भूमिका निभाएगा। यदि बालक पे कुछ नहीं बनता है तो वो शिक्षक से पूछेगा और शिक्षक एक दोस्त के जैसे उसको बताएगा सारी चीज़ें। शिक्षक एक सेवक की तरह है, शिक्षक एक माली की तरह है। बाल केंद्रित शिक्षा में फ्रोबेल ने कहा है शिक्षक एक मार्गदर्शक की तरह है, सिर्फ रास्ता दिखाएगा कि तुम्हें इस रास्ते पे चलना है। चलेंगे भी खुद, लेकिन सही रास्ता कौन दिखाएगा? शिक्षक दिखाएगा। हो सकता है कि वो गलत रास्ता चुन लें, इसलिए शिक्षक इसलिए है कि उनको सही रास्ता दिखाए, उनका मार्गदर्शन करे, उनका सहयोगी बने, उनका सेवक बने, उनका और 2 पॉइंट है वो लिख लीजिए, उनका सुविधादाता बने। सुविधादाता मतलब सुविधा प्रदान करने वाला, जो उनको सुविधा प्रदान करता है वो होता है सुविधादाता। तो शिक्षक उनको सुविधा प्रदान करेगा, उनको सुगम करता, चीज़ों को सरल बना के देने वाला, सुगम करता भी है शिक्षक, सुविधादाता भी है, फैसिलिटेटर, सहयोगी भी है, एक दोस्त भी है, एक सेवक भी है, एक मार्गदर्शक भी है। तो शिक्षक की ये भूमिका है, इसलिए शिक्षक को भर्ती किया जाता है। बाल केंद्र शिक्षा में एक शिक्षक की यही भूमिका है कि जैसे नवोदय विद्यालय में पढ़ाई होती है कि 1 घंटे बच्चों की क्लास ली जाती है और फिर 1 घंटे सारे बच्चे बैठ के जो क्लास शिक्षक ने ली है उस क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करते हैं, उसको दोहराते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं, और जो नहीं बनता है वहाँ आसपास शिक्षक घूम रहा होता है तो शिक्षक से पूछते हैं। शिक्षक उन सबका निरीक्षण कर रहा होता है कि किसने क्या सीखा है, कौन कितना कैसे सीख रहा है। तो 1 घंटे पढ़ा के शिक्षक 1 घंटे उनको खुद पढ़ने के लिए बोलता है और उनका निरीक्षण करता है, और बच्चों से जो नहीं बनता है वह शिक्षक उनको आराम से बताता है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा है, और बाल केंद्रित शिक्षा में ये शिक्षक की भूमिका है। तो क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। कब माना जाता है शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा? पहला, बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। दूसरा, बालक की रुचि, मांग, आवश्यकता और अभिरुचि के हिसाब से उसको शिक्षा दी जाती है, अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। तीसरा, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है। ये गलत है, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, ये गलत है। अगला, पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। क्या मैंने आपको ऐसा पढ़ाया कि पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है? नहीं पढ़ाया, ना मैंने ये पढ़ाया। और बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। हाँ, ये सही है, ये भी सही है, ये दोनों सही है, लेकिन इसमें से कोई एक सही हमें लगाना है। तो हमने ये पढ़ा है, कट टू कट ये पढ़ा है हमने कि बालक की मांग, बालक की रुचि, बालक की मांग, बालक की रुचि, अभिवृद्धि और आवश्यकताओं के हिसाब से उसको शिक्षा देना है और इनको प्राथमिकता दी जानी है। पहले कौन है? बालक की मांग। बालक की मांग मतलब बालक की आवश्यकता, बालक की रुचि क्या है, बालक में कितनी बुद्धि है, क्या अभिवृत्ति है, क्या अभिरुचि है, इन सबको प्राथमिकता देनी है। तो बी हमारा राइट आंसर है, बी। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों का एक कोने में बैठना। मैंने तो ऐसा नहीं बताया कि बच्चों को एक कोने में बैठना शामिल है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। प्रतिबंधित परिवेश का मतलब है कि तुम सिर्फ इतना सीखोगे, या मैंने तुम्हें 5 तक का पहाड़ा याद करने के लिए दिया है, तुम 6 का याद नहीं कर सकते, तुम 5 तक का पहाड़ा सीखोगे। ये होता है प्रतिबंधित माहौल में सीखना। तो ये तो दोनों ही मैंने बताया। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। खेल तो हमें सब में शामिल करना है, बाल केंद्र शिक्षा हो या कोई और शिक्षा हो, खेल तो सब में शामिल होगा, तो खेल को तो हमें शामिल करना है। तो ये तीनों हमारे गलत हो गए। सही कौन सा है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। बच्चे अपने हाथों से चीज़ों को करेंगे, और अपने हाथों से चीज़ों को जैसे प्रैक्टिकल आप कराते हैं, जैसे नमक और शक्कर का मैंने घोल बताया था, घर में जाके बच्चे अपने हाथों से डिस्पोजल लाते हैं, उसमें 1 चम्मच शक्कर मिलाते हैं, ये सब अपने हाथों से कर रहे हैं, और अपने हाथों से करेंगे तो सीखेंगे। ये गतिविधियां बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं। तो डी आपका राइट आंसर है। अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, बाल केंद्रित शिक्षा की मैंने विशेषताएं पढ़ाई हैं आपको, और उसी में से क्वेश्चन आया है कि बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें पहला, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है, जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। देखिए यहाँ बल का प्रयोग हुआ है, बल का प्रयोग तो कहीं नहीं होता, बाल केंद्रित शिक्षा में बल का प्रयोग नहीं होता, बच्चे स्वतंत्र है क्रिया करने के लिए। दूसरा है, शिक्षक बच्चों के व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है, जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। शिक्षक निर्धारित नहीं करेगा, यह शिक्षक निर्धारित कर रहा है, शिक्षक थोड़ी निर्धारित करेगा। शिक्षक की मैंने भूमिका बताई है आपको क्या है, बच्चे खुद निर्धारित करेंगे उन्हें क्या सीखना है, शिक्षक ये निर्धारित नहीं करेगा कि बच्चों को क्या सीखना है। तो दूसरा भी हमारा गलत है, पहला गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है, उसके सामने प्रस्तुत कीजिए, और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है।
तो ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसी के हिसाब से हमें आंसर देना है अपनी। तो डी हमारा राइट आंसर है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से, मैंने बताया है कि शिक्षक मार्गदर्शक है, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे, स्वयं चीज़ें सीखेंगे। मैंने राजस्थान के उदाहरण से भी आपको बताया कि बच्चे ने शिक्षक को बताया कि नहीं सर, सिर्फ ऊँट नहीं है, राजस्थान में बकरे भी है, भेड़ भी है और भी बहुत सारे जंतु है, यहाँ पे खेती भी होती है और यहाँ पे सिर्फ मरुस्थल नहीं है पूरे में, सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है। तो बच्चे खुद सीखेंगे अपने से और खुद अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं जिसमें है कि बच्चों, ये 39 क्वेश्चन जो है इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में, मतलब इस संबंध में एक शिक्षक की भूमिका है। मैंने आपको शिक्षक की भूमिका बताई है, तो आप अब बताएंगे कि शिक्षक की क्या भूमिका है। एक व्याख्याता की भूमिका है, एक सुगमकर्ता की भूमिका है, एक निर्देशक की भूमिका है, तालमेल बैठाने वाले की भूमिका है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो इसका आंसर आप लोग डिजर्व करते हैं इसका आंसर सही देना, तो आप इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में। अगला है 24 कि बाल केंद्र शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। बाल केंद्र शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। इसका अर्थ क्या है? कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे आना। शिक्षक आगे आगे आएगा तो कौन सी शिक्षा हो गई? शिक्षा केंद्रित हो गई। तो ये तो गलत हो गया। बी है कि शिक्षक के द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना है। बच्चे को आदेश नहीं दिया जाएगा, बच्चे खुद अपने हिसाब से करेंगे जो उनको करना है। शिक्षक को सिर्फ मार्गदर्शन करना है उनको सिर्फ बताना है कि क्या करना, क्या सही है, क्या गलत है, बाकी करेंगे वो खुद, तो आदेश नहीं देगा शिक्षक। ये भी गलत है, दूसरा भी गलत हो गया। इसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे कि बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्राथमिकता देना है। ये हमारा राइट आंसर है। उनके अनुभव, जैसे बच्चा राजस्थान घूम के आया या राजस्थान में रहता है तो उसने बताया कि सर यहाँ पे सिर्फ ऊँट नहीं रहते, यहाँ पे और सारे जानवर भी रहते हैं, यहाँ सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, यहाँ कृषि भी होती है और यहाँ बारिश भी होती है। हाँ, कम होती है लेकिन होती जरूर है। तो ये उसके अनुभव है। और आवाज़ मतलब उसको स्वतंत्रता देना। शिक्षक ने कहा हाँ तुम बताओ, तुम्हें पता है तो तुम बताओ क्या कैसा है, तो उसको बोलने की स्वतंत्रता भी दी जाती है और उसके अनुभवों को प्रमुखता भी दी जाती है। उसको बताया जाता है कि हाँ तुम इम्पोर्टेंट हो। तो ये हमारा राइट आंसर है। और इस तरह हमने अपनी क्लास को कंप्लीट कर लिया है और इस तरह हमारी ये बाल विकास की क्लास ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। और अगले टॉपिक में हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इसको हमने टोटली कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से अब आपका क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी एक क्लास रखूंगा बाल केंद्र शिक्षा का। आज आप पढ़ लेंगे, आज ही ये क्लास होगी जिसमें आपको इसके क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की क्लास होगी, उसके भी एमसीक्यू करा दिए जाएंगे और इस तरह आपका दूसरे दिन ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, एक दोस्त के पास शेयर कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है 39 क्वेश्चन ऐसा है, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका जो सही आंसर है वो कमेंट करें। ये 39 इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, आपका सही होना चाहिए। यदि नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उत्तर देने की कोशिश तो किया करें। सही या गलत ये मायने नहीं रखता, गलत होगा तो आप और सीखेंगे, सही होगा तो आप सीख चुके हैं, लेकिन कमेंट जरूर करें। तो ये हमारी वीडियो का अंत है और अगले वीडियो में हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे।